पत्रकार वार्ता। कहा, कांग्रेस की सरकार के समय का एक्साइज ड्यूटी लगाई सरकार। गिरती जीडीपी और बढ़ती महंगाई का नाम है मोदीनॉमिक्स। गौरव वल्लभ ने कहा कि आपदा में 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 16 महीने में 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास से लोअर क्लास में चले गए हैं। मिला क्या? सिर्फ महंगाई, 34% खाने वाले तेलों की दर। 200 की करेंसी का नोट इसलिए निकाला गया क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल 100 को पार कर गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 को पार कर चुका है तो वहीं अधिकतर हिस्से में 89 को पार कर गया। 1 जनवरी 2021 से 12 जुलाई तक पेट्रोल डीजल का मूल्य 67 बार बढ़ाया गया है। इससे एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए। एलपीजी में पिछले 7 महीनों में 240 रुपए बढ़ाए गए हैं। 2014 में एक सिलेंडर 414 रुपए था और अब 850 से 915 रुपए हो गया। तो मेरा सादर नमस्कार। मंच पर बैठे हमारे विधायकों की ओर से, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा की ओर से, मीडिया के हमारे प्रभारी जी की ओर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशने का काम हो रहा है, जब हम आपदा में अवसर बोलते हैं, आज भयंकर आपदा से पूरा देश जूझ रहा है। पिछले 16 महीनों से लगभग 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस आपदा में, इस संक्रमण में। 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय 2020 में कम हुई। बेरोजगारी की दर लगभग 8% पर आज खड़ी है। 7.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए इस आपदा में। 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास से लोअर इनकम ग्रुप में ट्रांसफर हो गए इस आपदा में। और इसके साथ उनको क्या मिल रहा है? 6.5-6.25% की महंगाई। जब लोगों की नौकरियां जा रही है चारों तरफ से एक ही, और आपको भी आपके भी परिवार में ऐसी न्यूज़ जरूर आ रही होगी, या तो परिवार के किसी सदस्य की नौकरी गई, सैलरी या कट हुई, या पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। और उसके ऊपर क्या है? आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, दूध, अंडा, सब्जी, वेजिटेबल, पेट्रोल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, दाल, महंगाई। आज ये स्थिति है कि दालों में महंगाई लगभग 11% के आसपास चल रही है। ऑयल एंड फैट्स मतलब खाने के तेल में महंगाई की दर 34% पर है। अंडे में महंगाई 19.35% पर है। ट्रांसपोर्टेशन 11.56% पर महंगाई है। कपड़ों में, पल्सेज में दालों में 10%, क्लोथिंग में 6.5%, फूड इन्फ्लेशन इज एट 6%। ये इस आपदा के समय क्या इस महंगाई को कोई भी व्यक्ति, इकोनॉमिकली छोड़ दीजिए, मैं इकोनॉमिकली तथ्यों पे बाद में बात करूंगा, पर एक सरकार का एक नैतिक कर्तव्य होता है, क्या इस नैतिकता के पैमाने पर यह महंगाई इस आपदा में जायज है, जिसने मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप की कमर तोड़ दी? जिस आपदा में 4,11,000, ऑफिशियल बता रहा हूं भारत सरकार का आंकड़ा, 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिस आपदा में 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, जिस आपदा में 97% भारतीयों की आय 2020 में कम हुई, उस आपदा के दौरान आप उनको दे रहे हो खाने के तेल की महंगाई 34%। पेट्रोल, डीजल, मुझे अब, पहले मैंने सोचा कि 200 रुपए का नोट भारत सरकार ने क्यों निकाला, फिर मुझे समझ में अब आ रहा है, क्योंकि मैंने दुनिया के कोई देश में 200 की करेंसी का नोट नहीं देखा। मैं भी ट्रेवल करा काफी दुनिया के देशों में, पर अब समझ में आया, क्योंकि 100 रुपए पर लीटर में तो 1 लीटर भी तेल नहीं आ रहा है। तो 200 का नोट इसलिए निकाला क्योंकि उनकी मंशा तेल को वहां पहुंचाने की थी। बात होती थी जीडीपी के विकास की। शायद भारत सरकार ने, क्योंकि नाम चेंज के मास्टर लोग हैं, शायद जीडीपी का नाम कर दिया है गैस, डीजल और पेट्रोल।
उसका विकास किया जा रहा है। और निरंतर रोज सुबह आप अखबार खोलो तो एक ही खबर आती है, आज पेट्रोल 35 पैसे बढ़ गया, आज डीजल 50 पैसे बढ़ गया। 1 जनवरी से अगर हम अब तक देखें तो 66 टाइम्स पेट्रोल और डीजल के दाम 1 जनवरी से अब तक बढ़ चुके हैं। कभी सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पिछली साल $25 प्रति बैरल था तेल के, कच्चे तेल का दाम, जो आज $75 है। क्या हमें उसका फायदा मिला? क्या हमें उस सस्ते कच्चे तेल का फायदा मिला? मैं उनसे पूछता हूं कि 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ था और 2 मई को नतीजा है। आपके तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। 26 फरवरी से लेकर 2 मई तक कच्चे तेल की कीमत में 720 रुपए प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई, पर उस दौरान तेल, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। मैं उनसे पूछता हूं कि जब 2013-14 में कच्चे तेल का दाम 108 से लेके $120 प्रति बैरल के बीच था, उस समय भी जो पेट्रोल और डीजल 55 और 60-65 रुपए के आसपास था, जो आज पेट्रोल देश के 250 से ज्यादा शहरों में 100 रुपए को पार कर चुका है और डीजल देश के अधिकांश हिस्सों में 89 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। ध्यान रहे, इकोनॉमिकली एक बात बता रहा हूं, पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम करता है? मिडिल इनकम ग्रुप और किसान। डीजल का उपभोक्ता सबसे बड़ा कौन है? हिंदुस्तान का किसान। आपने उस किसान की खेती की लागत 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी, क्योंकि आप निरंतर डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हो। आपने उस किसान की खेती की लागत को, आप एमएसपी नहीं बढ़ाते, एमएसपी को लीगल एनफोर्समेंट नहीं कराते, जब किसान अपनी जायज मांगों को लेकर सरहद पर बैठे उनसे बात नहीं करते, पर आप निरंतर उनके लिए डीजल बढ़ाते रहते हो। पेट्रोल का कौन है उपभोक्ता? आप, मैं, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय लोग। हमारे इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, जुलाई में जो परसों आंकड़ा आया, जून 2021 में ट्रांसपोर्टेशन का इन्फ्लेशन 11.56% है, 11.56%। बातें हुई थी जीडीपी बढ़ाने की और आपने कर दिया गैस, डीजल और पेट्रोल का विकास। बातें हुई थी, आपने बातें करी थी कि हम डिमांड को रिवाइव करेंगे, पर मोदी नॉमिक्स क्या है? गिरती जीडीपी, गिरती मांग, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी, इसका नाम है मोदी नॉमिक्स, जिसके आविष्कारक है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। और आप अब इकोनॉमिकली तर्क सुनिए। पेट्रोल और डीजल रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव का जब मैं मतलब बताना चाहता हूं तो उसका अर्थ यह हुआ कि वो उन लोगों को ज्यादा पेन करते हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप में है, जो उन लोगों को ज्यादा पेन नहीं करते जिन 3% लोगों की आय बढ़ी है पिछले साल भी, 97% की कम हुई पर 3% की बढ़ी है। ये जो डीजल और पेट्रोल से आप जो वसूली करते हो, ये रिग्रेसिव इन नेचर होती है, क्योंकि मेरी आय तो उतनी है, मेरी आय में तो कमी आई है और आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हो। और कैसे बढ़े हैं ये भी समझिए आप, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े कैसे? एक्साइज ड्यूटी अप्रैल 2014 में पेट्रोल पर केंद्र सरकार लेती थी 9 रुपये 48 पैसे, 9.48 रुपीज, जो आज है 32 रुपये 90 पैसे, मतलब 247% का जंप 7 सालों में। और डीजल में तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार अप्रैल 2014 में लेती थी मात्र 3 रुपये 56 पैसे, और आज वही केंद्र सरकार प्रति लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लेती है 31 रुपये 80 पैसे, अर्थात 794%। 8 गुना आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी 7 सालों में। पिछले 7 सालों में सिर्फ पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से 25 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। आप जब भी सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं डायनेमिक है, दूसरा सवाल पूछते हैं तो बोले राज्य सरकारें करें। अरे किस राज्य सरकार ने डीजल के ऊपर 794% का जंप लिया है? किस राज्य सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 247% का जंप लिया है?
आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। और वो भी इस समय बढ़ाया जा रहा है जब पूरी दुनिया और पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है, जब लोगों की नौकरियां जा रही है, जब लोगों का इनकम स्तर कमजोर होता जा रहा है, जब लोगों का हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, उस दौरान आप इस तरह की पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी कर रहे हो। अब आते हैं एलपीजी पर। एलपीजी का सुन के तो आप मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अप्रैल 2014 में एलपीजी की एक सिलेंडर की कीमत थी 414 रुपए। आज वो देश में 850 से 915 के बीच मिल रहा है। मतलब 7 सालों में विकास हुआ ही है। ये सबका साथ सबका विकास मॉडल है, जिसमें 7 सालों में 414 का जो सिलेंडर है वो आज 915 में मिल रहा है, 850 से 915। मतलब आपने डबल कर दिया एलपीजी के दाम। और एक आंकड़ा आपको दूंगा, पिछले 7 महीनों में, लास्ट 7 मंथ्स में एलपीजी में 240 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा है, ओनली इन लास्ट 7 मंथ्स। और ये 7 महीने कौन से थे? ये 7 महीने वो थे जिसमें आपने, मैंने, हमने अपने रिश्तेदारों को खोया, अपने दोस्तों को खोया, अपने परिवार के लोगों को खोया, या वो गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए। उस दौरान आपने एलपीजी में 240 रुपए प्रति सिलेंडर पिछले 7 महीनों में बढ़ाए। ये कौन सा विकास का मॉडल है? अब आते हैं एसेंशियल गुड्स पे। मैंने एक टेबल भी बनाई, आपको दी भी है, और सारे डाटा का सोर्स भी लिखा है, ताकि आप, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के प्रहरी हैं, आप उस सोर्स पे जाके देखिए। एडिबल ऑयल 42% का 3 महीने में जंप हुआ है। खाने के तेल में 42% का 3 महीने में जंप हुआ है, ओनली इन 3 मंथ्स। किसी भी आप में से जितने भी लोग हम बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति की भी आय 42% बढ़ी है 3 महीने में। 3 महीने में सैलरी भी मिली कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, बाथ सोप, नहाने का साबुन 20% का जंप 3 महीने में। ये सिर्फ मैं एसेंशियल आइटम्स मैंने कुछ निकाले हैं। वॉशिंग पाउडर 10% का जंप, चाय पत्ती 8% का जंप, बेबी फूड नूडल्स 7 से 20% का जंप। ये कोटक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की फाइंडिंग्स है, और ये 3 महीने की है। आज जो महंगाई बढ़ रही है उसका क्या कारण है? क्यों दालों की महंगाई बढ़ रही है? बोले दालें इंपोर्ट होती है, तो क्यों आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हो निरंतर रूप से? इंपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं कम करते उसके ऊपर, ताकि दालें या जो हमारे खाने का तेल है वो सस्ता हो? क्यों आपने पेट्रोल और डीजल को रोज बढ़ाते जा रहे हो, रोज नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हो? पेट्रोल को आप जब गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाता है और उस पंप में जब वो व्यक्ति, मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी की फोटो हंसते हुए देखता है, तो उसको लगता है कि उसके जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। क्यों पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी इमीडिएटली कब नहीं की जा सकती? ऐसी क्या मजबूरी है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। इकोनॉमिक सेंस बता रहा हूं, पहले तो नैतिक सेंस बताया, मॉरल सेंस, अब इकोनॉमिक सेंस बता रहा हूं। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, हमारी जीडीपी का 55% उपभोग से आता है। तो हमें अगर हमारी जीडीपी को रिवाइव करना है तो उपभोग बढ़ाना पड़ेगा। और उपभोग, आप तो उपभोग घटा रहे हो। लोगों को पैसे देने की हम बात कर रहे थे कि इस आपदा में लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए, आप तो लोगों से जेब से पैसा निकाल रहे हो महंगाई बढ़ा के। ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? ये कौन सा मॉडल है जब 97% देश के लोगों की आय गिर रही है, मात्र 3% की बढ़ रही है, और आप महंगाई बढ़ाए जा रहे हो? लोगों के डिस्पोजेबल इनकम आपको बढ़ाने की जरूरत थी, आपने पिछले 16 महीनों में लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया। तो हम मांग करते हैं, इसके बाबत हमारी 2 मांग है। नंबर 1, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की ड्यूटीज में सब्सटेंशियल रिडक्शन किया जाए, ताकि ये अफोर्डेबल हो, लोग इनका उपभोग कर सके, लोग जो आपदा में हैं वो इन चीजों को खरीद सके, ये जो महंगाई है इससे निजात पाया जा सके। सब्सटेंशियल रिडक्शन में कह रहा हूं, अगर डीजल में 2014 की जब कांग्रेस सरकार थी वो एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, तो डीजल में कमी हो जाएगी 28 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर की।
हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे कम करो, आप हमारी जितनी ड्यूटी कर दोगे तो 28 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर डीजल कम हो जाएगा। पेट्रोल में कमी आ जाएगी 23 रुपए 42 पैसों की, 23 रुपीज 42 पैसा। और जब ये कमी होगी तो स्टेट वैट भी इनसे लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली स्टेट वैट भी कम हो जाएगा। तो लोगों को आप 28 रुपए अगर आप 2014 के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी को ले जाओगे तो आप अंतिम उपभोक्ता को डीजल में लगभग 35 रुपए प्रति लीटर का फायदा होगा। 2014 के लेवल पे अगर आप एक्साइज ड्यूटी को ले जाओगे तो पेट्रोल में लगभग 30 रुपए प्रति लीटर का उपभोक्ता को फायदा हो जाएगा। और जैसे ही ये फायदा होगा उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, और जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा जीडीपी का साइकिल चलना चालू हो जाएगा। हम तो आपको कह रहे थे आपदा के समय लोगों को कैश ट्रांसफर कीजिए, आप तो कैश निकाल रहे हो। और आप ये जो और कैश निकालने के मास्टर लोग, आप पहले 8 बजे जो घोषणा करी थी, जो 8 से 12 का जो एडवेंचरिज्म है ना, जिसको मैं कहता हूं 8 बजे चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो पहले नोटबंदी कर दी, फिर रात को 12 बजे बिना तैयारी के जीएसटी लगा दी, फिर 8 बजे बोले आप 12 बजे देख तालाबंदी कर दी। ये नोटबंदी से तालाबंदी का जो 8 से 12 का जो मैकेनिज्म है, उससे देश की इकोनॉमी तो ध्वस्त हो गई। -7.3% पे हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन है। और मैं तो हमारी कल्चर का एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं भैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य देव को हाथ जोड़ के काम करने चाहिए, ये रात के काम कभी सही नहीं हो सकते। ये 8 बजे निर्णय लेके 12 बजे जो थोपे जाते हैं, उन निर्णयों से हमारे कल्चर में भी लिखा हुआ है कि उससे फायदा नहीं होता। रात को कौन काम करते हैं हमारे सभ्यता में, हमारी कल्चर में, आप सबको पता है। बाकी जो सही निर्णय होते हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ देके करे जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं, नोटबंदी से तालाबंदी तक का जो सफर है उसमें आपकी इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो गई। हम मांग करते हैं, पहली मांग कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत प्रभाव से कम किए जाए, नंबर 1। नंबर 2, एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस को कम करने के लिए सबसे पहले तो आप इंपोर्ट ड्यूटीज को रिव्यू कीजिए, क्योंकि आज आप बोलते हो कि हम तो पाम ऑयल इंडोनेशिया से लेते हैं, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाते जा रहे हो? उस पर कम कीजिए ना। दूसरा, जब जब दूध हो, नूडल्स हो, ब्रेड हो, एग हो, आप कोई भी बाथिंग सोप हो, वॉशिंग पाउडर हो, सब में जब महंगाई बढ़ रही है तो जीएसटी की रेट्स को रिव्यू कीजिए, और जीएसटी की रेट्स को इन सभी जो एसेंशियल कमोडिटीज है इसमें जीएसटी की रेट्स को कम कीजिए, ताकि अंतिम उपभोक्ताओं को फायदा मिले। अन्यथा देश का मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, देश का निम्न आय वर्गीय व्यक्ति इस गलती के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये वो समय है जब लोगों की जेब में अतिरिक्त पैसा डालने का समय है। आप तो लोगों की जेब में जो पैसा है उसको निकालने का समय नहीं है। मैं अपनी बात संक्षिप्त में अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर आपके सवाल जरूर लूंगा, आपका हर सवाल का उत्तर दूंगा। Gas, diesel and petrol is continuously increasing, not gross domestic product of the country. People gave the mandate to this government to increase GDP, but unfortunately government is increasing gas, diesel and petrol prices, not gross domestic product. And if I want to summarize Modinomics in one sentence, then I will summarize: falling demand, falling GDP, rising inflation and rising unemployment is a punchline of this government. On 12th of July 2021, NSO had released the inflation data for the month of June 2021. As per that data, food inflation is at 5.58%, clothing inflation is at 6.21%, pulses inflation is at 10.01%, transportation inflation is 11.56%, fruit inflation is 11.8%, egg inflation is 19.3%, fuel and light inflation is 12.6%, and oil and fats inflation is 34%. When I say oil and fat, it means edible oil and the ghee, because fat means ghee. It is 34.78%.
and the overall consumer price index for the month of June is 6.26%, which is above the RBI limit of threshold of the inflation. RBI set the target of 6%, the current inflation is at 6.26%. Inflation, even in the normal time, is unbearable, intolerable, but the present is not the normal time. Our nation is fighting with this deadly coronavirus for last 16 months. So far, more than 4,11,000 people of our country had lost their lives because of COVID-19 infection. So far, 3 crore 9 lakh people got infected because of this deadly virus. India's middle class in last year 2020 shrunk by 3.2 crore, and 7.5 crore people were pushed below the poverty line in the year 2020. As per Center for Monitoring of Indian Economy data, 97% of Indians become poorer in year 2020. This is CMIE data. With unemployment rate at 7.9%, it is clear that we lost both lives and livelihood. जान और जहान का एक डिबेट चलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम दोनों में ही विफल हो गए. In such a situation, a widespread distress, inflation has broken the back of the middle income group and lower income group people of our society. We hold the government of India directly responsible for this high inflation. And this high inflation is there because of two reasons. First, high rates of petrol, diesel and LPG. I will give you one data to substantiate my argument. In last 7 years, Government of India had collected 25 lakh crore by imposing excise duty on petrol and diesel. And just to give you a data that what is the increase in excise duty on petrol and diesel, in April 2014, Government of India used to levy 9.48 rupees per litre of excise duty on petrol, which is currently 32.90 rupees per litre. In other words, in last 7 years, there is a percentage increase of 247% in the excise duty of petrol. In diesel, the same amount is of 794%. 794%. In April 2014, the excise duty per litre of diesel was 3.56 rupees. Today it is 31.8 rupees per litre. Above petrol and diesel, the LPG, which was 414 rupees per cylinder, is currently available at rupees 850 to rupees 915 per cylinder. In last 7 years, LPG prices were increased by more than twice. In the last 6 hikes in last 7 months, the government had increased the LPG price by rupees 240. Mind it, the increase in the price in petrol, diesel and LPG is regressive in nature. Regressive means it affects the life of middle income group and lower income group more severely than the higher income group of the society. Inflation in edible oils and other household items, just to give you one example, edible oil prices got increased by 42% in last 3 months, means March to June. Bath soap prices had increased by 20% in 3 months. Washing powder, the prices had been increased by 10%. Tea leaves by 8%. Baby food by 7%. Noodles by 20%. We have two specific demands today on behalf of the common people of our country, from the government of India. Number one, the government should immediately reduce, and not only the 10 paisa, 20 paisa, 30 paisa, substantially they should reduce the price of petrol, diesel and LPG. And second, import duties should be reviewed and reset so that the prices of essential imported goods are cheaper, and GST rate should also be reduced on these items that are mass consumed by the people of our country. Otherwise, people of our country are not going to forgive you. When the entire country is under pandemic, for last 16 months, what was the environment in our houses, we are aware of that.
And in that scenario, if you are going to have a oil inflation of 34%, in that scenario, if you are going to levy the excise duty on diesel, or if you are going to increase the excise duty on diesel by more than 800%, that is unpardonable. We are not going to forgive you for this particular crime. So we demand that petrol, diesel and LPG prices should be reduced. Import duties on the essential items should be reduced. The GST on all these household essential items should be reduced drastically so that people can survive during this pandemic. We had demanded that you should give direct transfer of money in the accounts of the common people of our country. You are taking money out of their pockets. This is not, we are not going to forgive. I am ready for your questions. Yes, sir. महंगाई कर रही है, फाइनली टेल अस कांग्रेस क्या कर रही है इसके खिलाफ? आमतौर पर हम लोग ये देख रहे हैं एक्सेप्ट बयानबाजी के लिए और कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें बताइए आपके कांग्रेस क्या कर रहे हैं महंगाई को रोकने के लिए? जी, आप ये बताइए एक्साइज ड्यूटी लेवी करने का, और आपका सवाल से मैं आपके सवाल से सहमत हूँ। मैं आपको जवाब एक एक मुद्दे का दूंगा। मुझे बताइए एक्साइज ड्यूटी लगाने का, बढ़ाने का, कम करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकारों के पास या केंद्र सरकार के पास? जब एक्साइज ड्यूटी 794% डीजल पे बढ़ा दी आपने 7 सालों में, तो घटाएंगे भी वही ना। कांग्रेस कैसे घटाएगी? कांग्रेस तो केंद्र सरकार में है नहीं ना। कांग्रेस कैसे, जब आपने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 247% बढ़ा दी, तो घटाओगे भी आप ही ना। और हम तो आज इस आपदा के समय भी हम बड़ा आंदोलन भी कर सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। हम नहीं चाहते कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हो। हमने उचित ये समझा कि हम जाएं चंडीगढ़, लोगों से बात करें, आपके माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। कांग्रेस ये कर रही है कि हम सरकार को कंपेल करना चाहते हैं कि वो इमीडिएटली एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन करके पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कम करे। एलपीजी जो पिछले 7 महीनों में 240 रुपए पर सिलेंडर बढ़ गया, हम चाहते हैं कि उसको कम किया जाए। यही तो विपक्ष की भूमिका है। कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। रही बात कि आप सड़क पे क्यों नहीं हो, सड़क पे भी होते और बहुत बड़ा आंदोलन होता, क्योंकि अब तो हिंदुस्तान के जो मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय हर व्यक्ति हमारे साथ है। पर अगर हम ऐसा करते तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता, क्योंकि संक्रमण का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, बीमारी गई नहीं है, तीसरी वेव दस्तक दे रही है निरंतर देश में आने के लिए। इसलिए हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत सरकार को कंपेल कर रहे हैं कि दे शुड रिड्यूस the excise duty on petrol, diesel. They should reduce the price of LPG. They should reduce the import duty on the essential items. They should reduce the GST on the common household items. केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य करें ऐसे में, तो आपकी पार्टी कई राज्यों में सरकार है, पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, कई और राज्यों में सरकार आपकी पार्टी के गठबंधन में है। तो आपके जिन राज्यों में सरकार है, खासतौर पर हम पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, पंजाब की और राजस्थान की, जो हरियाणा के साथ दोनों सीमा जिनकी लगती है, यहाँ पर क्यों फिर आपके राज्य की जो सरकार है वो क्यों नहीं कम कर पा रही है? स्टेट जो कोटा है टैक्स का, वो तो एटलीस्ट कम करना चाहिए। बहुत वाजिब सवाल है आपका। मैं आपको 2 तथ्य दूंगा और उसके बाद आप ही से पूछूंगा क्या आप अब भी ये सवाल पूछना चाहते हैं। हिंदुस्तान के सारे राज्यों ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में पेट्रोल और डीजल से कलेक्ट किया 1,80,000 करोड़, 1.8 लाख करोड़, और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से सेम ईयर में कलेक्ट किया 4,53,000 करोड़। मतलब जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है अगर 100 रुपए, तो देश के सारे राज्य मिला के कलेक्ट करते हैं लगभग 37 रुपए इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो मुझे ये बताइए जहां पे बढ़त क्यों हुई पेट्रोल और डीजल में? राज्य सरकार, और यहां मैं कांग्रेस बीजेपी राज्य सरकारों में भेद भी नहीं कर रहा, मैं रीजनल पार्टी की राज्य सरकारों में भी भेद नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूं कौन सी राज्य सरकार है हिंदुस्तान की जिसने अपनी स्टेट वैट को 794% बढ़ाया, जो कि भारत सरकार ने बढ़ाया?
कौन सी ऐसी राज्य सरकार है पूरे देश में जिन्होंने पेट्रोल पे अपनी वैट को 247% बढ़ाया? एक भी ऐसी राज्य सरकार नहीं है। तो जहां पे पहले बढ़त हुई है वो कम करेंगे कि जिन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया वो कम करेंगे? पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट, अगर केंद्र सरकार 100 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो अल्टीमेट उपभोक्ता को 125 रुपये का फायदा होता है, क्योंकि जो स्टेट वैट है ना वो जो केंद्र की एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर लगता है। तो हम तो कह रहे हैं कि आप उस पर कम करो, ऑटोमेटिकली राज्य सरकारों की वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तीसरी बात, उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है, इसीलिए राजस्थान ने वैट कम किया 2 बार। इसके बावजूद भी मैं मानता हूं, इन तथ्यों के बावजूद भी मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है। हम हमारी जिम्मेवारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है, हमने जहां जहां हमारी राज्य सरकार है वहां वैट कम किया, और भी करेंगे, मैं आपको आश्वासन करके जाता हूं। पर सवाल मुद्दा यह है कि आप कोई व्यक्ति 900% बढ़ा रहा है और किसी ने कुछ नहीं बढ़ाया और आप कह रहे हो तुम कम कर लो। व्हाट इज दिस? आपने पहले ही जीएसटी के जाने के बाद राज्यों के पास इनकम का एक ही तो स्रोत बचा है, बाकी क्या है राज्य सरकारों के पास? राज्य सरकारों को भी अपनी मशीनरी चलानी पड़ती है। आप हर बार हर चीज में कभी बोलते हैं वैक्सीन कौन लगवाएगा? राज्य सरकार लगवा लो। कोरोना के पेशेंट कौन लगे रखेगा? राज्य सरकारें रखो। अरे फिर आप व्हाट द हेल यू आर डूइंग सिटिंग इन दिल्ली? आप दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हो जब सभी राज्य सरकारों को करना? वैक्सीन की जो कौन सा वैक्सीन लगेगा इसका किसने डिसाइड किया था? केंद्र सरकार ने। वैक्सीन की डोज कितने प्राइस में मिलेगी इसका कौन निर्धारण कर रहा है? केंद्र सरकार। अब बोलो वैक्सीन आप लगवा लो, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, पेट्रोल प्राइस भी स्टेट कम कर लो। तो आप क्या कर रहे हो? वो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? और मैं इतना सब बोलने के बावजूद भी आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि कांग्रेस की सारी सरकारें, जहां पे हम प्रत्यक्ष रूप से हैं और जहां पे हम अलायंस के रूप में हैं, सब जगह हम आपको आश्वस्त करके जाते हैं कि और जहां पे भी गुंजाइश लगेगी और हम कम करेंगे। न्याय योजना कहां करा लो? बोले राज्य सरकार। तो हमने करके दिखा दी ना छत्तीसगढ़ में, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके बता दिया केंद्र सरकार को कि ऐसे किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल में भी और कम करेंगे, पंजाब में भी और कम करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे, झारखंड में भी करेंगे, तमिलनाडु में भी करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे। तो हम हमारी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे। पर प्रभु, हालांकि आप उनसे नहीं पूछ पाओगे क्योंकि महामहिम कभी आते नहीं है प्रेस के सामने, पर कभी आपको समय आपका दर्शन लाभ हो जाए तो उनसे पूछिएगा कि सभी राज्य सरकारें कर लेगी सर, तो आप फिर दिल्ली में क्या सिर्फ मोदी महल बनवाने के लिए बैठे हो क्या? सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है सर, आप सेशन शुरू हो रहा है। ये गौरव जी, इसको पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाया जाए, पहले भी डिमांड रही थी, तो कैसा रहेगा? क्योंकि ये जो है बड़ा बेस बनता है महंगाई का, तो इसको कंट्रोल रखने के लिए परमानेंटली जीएसटी में लाया जाए। हमने इसकी भी मांग, मैंने स्वयं ने एआईसीसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मांग की। राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बादल साहब ने और मैंने स्वयं ने इसकी मांग करी। तो कभी डिस्कस तो करो, आप कुछ सोचो तो सही, पॉजिटिव बढ़ो तो सही, हम आपके साथ हैं। आप तो हर बार सवाल को आप डाइवर्ट करते हो। देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, समस्या को डाइवर्ट करने से समस्या का हल नहीं हो सकता। आप पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, आप समस्या को डाइवर्ट कर दो। हम तो कितने महीनों से कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में लाओ, डिबेट करो, डिस्कस करो, डेलिब्रेट करो, एक कंसेंसस बनाओ। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक मिनट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी काउंसिल। पर जीएसटी काउंसिल में क्या हो रहा है? आपने देखा होगा, अभी जब हमने मांग करी तो जीएसटी की रेट्स घटी एम्बुलेंस पे, हमने मांग करी जब जीएसटी की रेट घटी रेमडेसिविर पर। आपको ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान की सरकार आज से 1 महीना पहले तक सोचती थी कि एम्बुलेंस एक लग्जरी गुड है। 28% जीएसटी रेट ऑन एम्बुलेंस। जब हमने बार बार चेताया, अरे एम्बुलेंस लग्जरी गुड नहीं है, एम्बुलेंस के अभाव में लोग मर रहे हैं, जब उन्होंने उसको 28 को करा, अभी 18। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इस पे जीएसटी ले रही है भारत की सरकार। क्या ये जायज है?
रेमडेसिविर पे जीएसटी लग रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा, लोगों के पास खरीदने को पैसा नहीं है, आप उस पे जीएसटी लगा रहे हो। एम्बुलेंस पे मतलब अजीब अजीब जीएसटी का मामला है। आईफोन है ना, उसके ऊपर जीएसटी 18% और एम्बुलेंस पे था 28%। ये कौन सी एक न्यायिक प्रणाली है? तो हमने तो मांग करी है, लिख के भी दिया है, हम आपके साथ है, लाओ उसको जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन के लिए लाओ, हम उस पर डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे। हम चाहते हैं किसी भी हालत में अल्टीमेट जो कंज्यूमर है, मध्यम आय वर्गीय लोग, निम्न आय वर्गीय लोग, उनको पेट्रोल डीजल पे सब्सटेंशियल रिडक्शन मिले। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम उस सब के लिए तैयार है। उसके लिए अगर आपको लगता है हम आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे तो हम आपको हाथ भी जोड़ेंगे। आप कृपया करके लोगों को फायदा दो, उनको रिलीफ दो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एक मिनट संसद में, पार्लियामेंट में हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, पूरी जोर शोर से उठाएंगे, हर लेवल पे उठाएंगे। हम सड़क पे भी उठाते भाई, पर जैसा मैंने बताया कि बीमारी खत्म नहीं हुई है, तीसरी वेव दस्तक फैलाए हुए खड़ी है। हम वैसा काम नहीं कर सकते कि बंगाल में जाके बोले बहुत ज्यादा भीड़ है ना, बहुत दिखाई दे रहा है ना, और उसके बाद सेकेंड वेव में क्या हुआ दिल्ली के अंदर, क्या हुआ पटना में, गंगा मैया के अंदर लाशें तैरती हुई दिखी। वॉशिंगटन पोस्ट का आंकड़ा है कि भारत सरकार ने जो फैटेलिटीज का आंकड़ा दिया वो गलत है। 42 लाख लोगों से ले कोरोना के में अपनी जान गंवाई। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने हमारे प्रधानमंत्री को उसके लिए दोषी माना कोरोना की सेकेंड वेव के लिए। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं, पर आपने सही कहा, हम पार्लियामेंट के हर लेवल पर इन्फ्लेशन की बात उठाएंगे। हम पेट्रोल डीजल और एलपीजी के प्राइस रिडक्शन की बात हर लेवल पर उठाएंगे। हम एसेंशियल कमोडिटीज के जीएसटी के रिडक्शन की बात हर मुद्दे पे उठाएंगे और गवर्नमेंट को कंपेल करेंगे कि प्राइसेस कम हो। सर एक मिनट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे स्पोक्स मेरे पार्लियामेंट्री रावत हुए, हमें ये बताइए कि हरियाणा का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ना तो कोई संगठन है, ना कोई जथेबंदी है, ना तंजीम है, अकेले मैडम कुमारी शैलजा जी एक आदमी जी, मैं आपसे वादा करता हूं आपके इस सवाल का जवाब दिए बिना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं उठूंगा, पर पहले मुझे पेट्रोल की प्राइस बात करने दीजिए। सर, आपको क्या लगता है कोरोना से कितना अर्थव्यवस्था नुकसान हो रहा है, जीडीपी का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कितना पहुंचा है, और आप जो डिमांड कर रहे हैं उसके करने के बाद क्या सरकार सक्षम है इस वक्त जब सब कुछ बंद है? एक सरकार की फिक्स कॉस्ट होती है कि जो सैलरी है या जो भी कुछ है उसको देना होता है, उसकी फिक्स कॉस्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, अपनी फिक्स कॉस्ट को कैसे कैटर करें? देखिए, गवर्नमेंट के पास पैसा रेज के कई ऑप्शंस होते हैं। अगर आपदा है, आपका कलेक्शन टैक्सेस से कम है जैसा आप बोल रहे हैं, और वास्तविक सच्चाई भी है, मैं इससे सहमत हूँ, असहमत नहीं हूँ, पर गवर्नमेंट कैन इश्यू बॉन्ड्स, कैन रेज फ्रॉम बोरोइंग्स, कई साधन होते हैं मतलब पैसा नया इकट्ठा करने के लिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोरोना तो मार्च में आया ना, उससे पहले आपने जीडीपी 4% कर दी थी, 8% पे हमने आपको दी थी, सौंपी थी, उसको आपने 4% कर दी, तो आप दोषी तो हो ना उसके। कोरोना को हर बात को आप कोरोना के पीछे छुप के नहीं भाग पाएंगे। कोरोना तो मार्च में आया ना, उससे पहले क्या पेट्रोल सस्ता मिल रहा था? मार्च 2020 से पहले पेट्रोल के दाम क्या बहुत सस्ते थे, 85 रुपये, 80-85 रुपये उस समय भी थे। डीजल उस समय भी 70-75 रुपये था। तो आप ये हर बार कोरोना के कारण हम बर्बाद हो गए। आप बर्बाद हुए अपनी गलत नीतियों के कारण, आप बर्बाद हुए 8 से 12 के एडवेंचरिज्म के कारण। आपने अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया, नोटबंदी करके आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर का देश से सफाया कर दिया। बिना तैयारी के आनन फानन में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जीएसटी को लगा के आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया, और फिर 4 घंटे के नोटिस पे तालाबंदी देख करके
आपने क्योंकि अर्थव्यवस्था कोई ये पंखे का बटन नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया, जब स्विच हो गई, ऑफ किया तो ऑफ हो गई। एक साइकिल होता है। आज आप कोई एमएसएमई छोटी फर्म है चंडीगढ़ के आसपास, अचानक से आप उसको बंद कर दो, वापस चालू करने में 4 महीने लग जाते हैं, और बड़ी फैक्ट्री है तो चालू करने में 8 महीने लग जाते हैं। आपने किससे पूछा था? कौन वो आपके सलाहकार थे जिनसे पूछ के आपने स्विच ऑफ कर दिया, कभी स्विच ऑन कर अब तो बोलते हैं, जो राज्य सरकार का हमारे मित्र ने सवाल पूछा, अब तो बोलते हैं कि लॉकडाउन भी राज्य सरकार का विषय। सारे विषय राज्य सरकारों के हैं, तो आपका तो विषय क्या है वो तो बता दीजिए। आपका विषय क्या 20,000 करोड़ का अपने लिए महल बनवाना ही है क्या? आपका विषय अपने लिए नया हवाई जहाज खरीदना ही है क्या? आपका विषय क्या है? आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किसानों की एमएसपी के लिए लिखित में रिपोर्ट्स देते थे। अब वही किसान आपको वो आपकी रिपोर्ट दिखा के बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि नहीं, ये इस तरह का यू टर्न नहीं चलेगा। जब पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते थे तो आप कहते थे ये केंद्र सरकार की विफलता है, अब आप कहते हो राज्य सरकार। जब रुपये के दाम डॉलर के मुकाबले गिरते थे तो आप कहते थे प्रधानमंत्री की वीकनेस बता रहा है, अब भी तो प्रधानमंत्री की दिखा रहा है। रुपया बहुत जल्दी मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने वाला है, 75 रुपये से बहुत मार्गदर्शक में जाने वाला है, वो वहाँ मिल जाएगा। जो नए 4-5 लोगों को और भेजा मार्गदर्शक में, वहाँ रुपया भी पहुँचने वाला है। तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? आप मुझे ये बताइए, भारत सरकार क्या, किसान के कानून है तो बोले राज्य सरकार निपटे, महंगाई राज्य सरकार निपटे, वैक्सीनेशन राज्य सरकार निपटे, डिजास्टर मैनेजमेंट में कंपनसेशन की मांग हमने करी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। मैंने स्वयं ने प्रेस वार्ता करी थी कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको कंपनसेशन नहीं दे रहे हो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के नियमों के अनुसार, और उसमें आप गलियां निकाल रहे हो। देखिए, चतुराई अच्छी चीज है, पर जन भावनाओं के साथ चतुराई देश की जनता कभी माफ नहीं करती। जी तो गौरव जी, कांग्रेस तो आपकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हर जगह कांग्रेस तो आपस में एक दूसरे से लड़ रही है, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में भी हो रहा है। मैं झारखंड से मैंने चुनाव लड़ा था, आपको मैं बताऊं, मेरे से यही पूछा, अरे झारखंड में तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं, 2 साल से सरकार चल रही है वहाँ पे। आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस ये जो आज जो जीएसटी कम हुई ना, ये कांग्रेस ने करवाई है। मैं एक मिनट बता रहा हूँ। आपने जो बोला ना कांग्रेस कहाँ है, ऐसा ही सवाल पूछा गया था कि अरे महाराष्ट्र में कांग्रेस कहाँ है, सत्ता हमारी है वहाँ पे। ऐसा ही पूछा गया था जब 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कि कांग्रेस कहीं नहीं, तीनों राज्यों के क्या नतीजा है आपने देखा, और जो तीसरे राज्य में भी भाजपा की सरकार कैसे बनी उसके बारे में आज चर्चा का विषय नहीं। पर आपको और मुझे दोनों को अंतरात्मा में पता है कि क्या लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक हुआ। जब लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे ना, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनको पहुंचा रहे थे। आप किसी भी अपने आसपास वाले व्यक्ति से पूछिएगा कि जब ऑक्सीजन नहीं थी तुमने सबसे पहले किसको फोन किया था, वो कहेगा या तो मैंने यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर को किया, या कांग्रेस के वॉलंटियर को किया, या महिला कांग्रेस के वॉलंटियर को, या सेवा दल के वॉलंटियर को। उसने कहीं किसी ने भी, कोई भी आरएसएस का आदमी वहां अपनी खाकी चड्डी में नहीं दिखा था ऑक्सीजन उठाए हुए। ऑक्सीजन घर घर, गांव गांव कांग्रेस के लोग ही पहुंचा रहे थे, तो कांग्रेस वहां थी भाई साहब। अब आपने कहा दिख नहीं रही, अरे दिखेगी कैसे? शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की जो टीवी में डिबेट है, वो तो कौन नियंत्रण कर रहा है आपको भी पता है। मैं क्यों बोलूं आपको, वो चीज आपको क्यों बताऊं जो आपको स्वयं को पता है। और इसीलिए मैं आज प्रेस वार्ता का पर्पज ही ये था कि मुझे बताया गया कि चंडीगढ़ के जो जर्नलिज्म है वो आज भी वहां पे अनबायस्ड लोग हैं। और जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप अनबायस्ड, आपका कोई सरोकार नहीं है, तो आप अपनी बात वहां जाके कहेंगे तो वो पूरी शिद्दत के साथ उसको छापेंगे, अगर उसमें तथ्य और मेरिट हुई तो। और मैं चाहता हूं अगर तथ्य और मेरिट ना हो तो ना छापे,
और तथ्य और मेरिट हो, जिसमें आम हिंदुस्तान के हरियाणा के लोगों का सरोकार जुड़ा हुआ हो, तो जरूर छापिए और पूछिए कि ये 794% डीजल पर एक्साइज क्यों बढ़ाई गई, क्यों पिछले 7 सालों में 247%। जो हमारे वरिष्ठ भाई साहब ने पूछा, इनका भी जवाब दूंगा सवालों से। सर वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर क्वेश्चंस, वी टेक योर क्वेश्चंस इन ए पॉजिटिव स्पिरिट। हम आपके क्वेश्चन को पॉजिटिव स्पिरिट में लेते हैं। आज की प्रेस वार्ता सर, और कोई पेट्रोल डीजल पे तो नहीं है ना सवाल? अच्छा, तीन चार विषय ऐसे हैं जो लगातार पिछले जैसे केंद्र में सरकार बीजेपी की चली है, तो तीन चार विषय ऐसे हैं जो बिल्कुल सार्वजनिक है, जिसपे कांग्रेस का स्टैंड भी क्लियर है और बीजेपी का स्टैंड भी क्लियर है। जैसे जीएसटी का, नोटबंदी का, ये दो विषय तो बहुत क्लियर है कि उन्होंने क्या किया, कांग्रेस क्या कह रही है, उनके बारे में पब्लिक क्या कह रही है, महाकार में है। एक विषय जब इस बात के संदर्भ में बार प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के लोग करते हैं, कांग्रेस के प्रमुख कांग्रेस पार्टी के सदस्य की तरफ से, तो वो कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं दोनों मुद्दों पे जब ये लागू हो चुके थे, अगर इतनी हकार निकली तो 3 से ज्यादा सीटें कैसे आए? ये एक विषय कांग्रेस के लिए भी शायद एक विषय है, बीजेपी के लिए भी है, जनता के लिए भी है कि ये कैसे मिला। तो आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं कि वे इन्हीं विषयों से जिसपे आज भी हम 7 साल बाद खड़े हैं कि नोटबंदी से लोग लाइन में खड़े रहे, नोटबंदी से हकार पर, जबकि असलियत भी आपने बताई है कि देखिए ऐसा है, एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते मैं लोकतंत्र में मिले हुए निर्णय को स्वीकार करता हूँ। आपने कहा 2019 में सीटें कैसे आई, जनता ने दी, जो वोट किया वो आपके सामने है। पर मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ कि उसके 6 महीने पहले 3 राज्यों में भी बीजेपी की सरकार को जनता ने उखाड़ के फेंका था, पर वहाँ पे वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, भाई साहब ने भी, आदरणीय भाई साहब ने भी पूछा, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी किसी को करते हैं, कभी किसी को करते हैं। ये लोग, मैं एज ए हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में आपको बोलता हूँ, गवर्नमेंट्स और सत्ता आती है और 5 साल बाद जाती है, पर आप जो ये डेंट देते हो ना, जो आप इंस्टीट्यूशंस पे डेंट मारते हो ना, रिजर्व बैंक को पता नहीं कि नोटबंदी हो रही है, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का सिर्फ एक ही मामला है कि जो विपक्षी दलों के नेता हो चुनाव के पहले उनके छापे पड़वा दो। हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल, एक जायज, इसको कांग्रेस बीजेपी से मत जोड़िए। मुकुल रॉय खराब, फिर अच्छा, अब वापस खराब। आप मेरी बात पे एतबार मत करिए, उनके स्टेटमेंट सुनिए। आपके पास आ जाए तो अच्छा हो गया, आपको वापस छोड़ दिया, वापस खराब हो गया। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है जो आप करना चाह रहे हो। तो आपने पूछा कैसे आई, वो बड़ा विषय है, उसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, पर एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूं। पर आपको ये भी बताता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने हम पे भी अपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया, और वापस देगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने सड़कों पे दम तोड़ा, बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाई के, गंगा मैया के अंदर लाशें तैरती हुई खबरों की फोटोएं छपी बड़े बड़ी जगहों पर। आपको एक आंकड़ा देता हूं, मई माह में सिर्फ मध्य प्रदेश में एक अखबार बोल रहा है, और देश का प्रतिष्ठित अखबार, कि 1,40,000 लोगों की मौत हुई। अब ये क्रेडिबिलिटी, आप अपनी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी, आप जो ज्यादा सवाल पूछता है उसको आप कोई दूसरे कानून के अंदर बंद कर देते हो। पर हिंदुस्तान के लोग हैं ये, अंग्रेजों से भी नहीं डरे, तो आप क्या चीज हो। तो कांग्रेस की क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में विस्तार से, पर मैं स्वीकार करता हूं। मेरा क्वेश्चन बीच पे रह गया। क्वेश्चन है, सर ये पेट्रोल डीजल, अक्सर सोशल मीडिया में ये चलता रहता है कि बीजेपी आरोप लगाती है पेट्रोल पदार्थों के जो दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स खरीदे थे और उसका ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं, ये क्या है, थोड़ा सा। हाँ, बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, और मेरे पास इसकी एक्सटेंसिव रिसर्च है। मैं आपको इसका एक एक का आंकड़ा देता हूं, जो ऑयल बॉन्ड के बारे में आपने पूछा। पिछले मैं बता रहा हूं, ऑयल बॉन्ड का पर्पस क्या था पर्पस, वो भी समझिए। ऑयल बॉन्ड का पर्पस ये था कि $140 प्रति बैरल कच्चा तेल पहुंच गया था, और कांग्रेस की सरकार
देश के लोगों के ऊपर उसका भार नहीं डालना चाहती थी। उन्होंने बॉन्ड इश्यू करके पैसा लिया और उस पैसे का उपयोग किया ताकि लोगों के ऊपर उसका असर ना पड़े। पिछले 7 सालों में साथियों, इन लास्ट 7 years, ऑयल बॉन्ड के इंटरेस्ट, ब्याज और मूल के ऊपर 71,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। और पिछले 7 सालों में पेट्रोल की एक्साइज पे कलेक्ट हुआ, डीजल की एक्साइज पे कलेक्ट हुआ 25 लाख करोड़। अब मैं तो आप भी गणित समझते हैं, 25 लाख करोड़ का 71,000 कितने प्रतिशत हुआ? 3% से भी कम, लगभग 2.25%। तो आप फिर, मैंने कहा ना, आप कोई विफलता है, जीडीपी पे सवाल पूछे, कोरोना के पीछे छुप जाओ, पेट्रोल पे पूछे, राज्य सरकारों के पीछे छुप जाओ, ज्यादा पूछे ऑयल बॉन्ड के पीछे छुप जाओ। अरे ऑयल बॉन्ड पे 2.5-3% ही पैसा दिया आपने, जितनी उगाही की है। ज्यादा पूछे तो कह रहे हैं हम इससे जो पैसा ले रहे हैं उसके वैक्सीन लाए। अरे वैक्सीन का 35,000 करोड़ का बजट में आवंटन था, उसका क्या हुआ? तो यू कांट हाइड योर फेलियर्स ऑलवेज ऑन सम बिगर थिंग, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये ऑयल बॉन्ड का पूरा आंकड़ा है मेरे पास, 25 लाख करोड़ में से मात्र 71,000 करोड़ रुपए। और कांग्रेस ने क्यों ऑयल बॉन्ड इश्यू किए? क्योंकि उस समय तेल की कीमतें $140 हो गई थी, जो पिछले साल कितनी थी? $30। आज कितनी है? $75। पर तेल की कीमत उस समय भी, पेट्रोल की कीमत 75 रुपए से ऊपर नहीं जाने दी, डीजल की कीमत 55 रुपए के ऊपर नहीं जाने दी कांग्रेस की सरकार ने। पेट्रोल डीजल इज ओवर। हाँ जी। अरे नहीं, मैं आदत ही नहीं है भाई साहब, दबाने की आदत ही नहीं है। आपको याद दिलाऊं, अगर आप भूल जाएंगे तो मैं कहूंगा अरे आपका तो आपने पूछा ही नहीं। नहीं, मेरे दिल में समाया हुआ है वो सवाल। क्या हो रहा है? हरियाणा का आने वाला है। मैं आपको एक चीज आश्वस्त करता हूं, कांग्रेस इज फॉर द पीपुल ऑफ हरियाणा, बाय द पीपुल ऑफ हरियाणा एंड टू द पीपुल ऑफ हरियाणा। और ऐसा क्या ऐसा पूछा गया था जब अभी बाई इलेक्शन हुआ था, रिजल्ट क्या रहा आपने भी देखा कि क्या किसको कितने मत मिले उस बाई इलेक्शन में, आपको भी पता है। हम लोगों की जन भावनाओं को हर जगह पे उठाएंगे, हर लेवल पर उठाएंगे। रही बात आपकी कमेटियों के गठन की, आश्वस्त करके जा रहा हूं, इसके बारे में भी बहुत जल्द हम आपको निर्णय सुनाएंगे। बहुत जल्द निर्णय सुनाएंगे। थैंक यू। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।